हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने GS2 के पहले 3 टॉपिक्स को कवर किया था। अब इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसका पहला टॉपिक है जो इसमें नंबर 4 पर है, मैनुअल स्कैवेंजिंग सर्वे। तो इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम है जिसे नमस्ते प्रोग्राम भी कहते हैं, जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए बनाया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इस नमस्ते प्रोग्राम के थ्रू एक सर्वे किया पहली बार, जिसके थ्रू ये देखा गया कि इस एक्टिविटी में, इस मैनुअल स्कैवेंजिंग वाली एक्टिविटी में कितने वर्कर्स इन्वॉल्व्ड हैं। इसके बाद आता है समरी ऑफ द सर्वे। इसमें पहला पॉइंट है डेमोग्राफिक्स ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स। इसके अंदर जो लिखा है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन बस इतना देखना है, इतना याद रखना है कि इस पॉइंट के अंदर जो मेन लिखा गया है वो है कि उन सभी की कास्ट्स को देखा गया कि कितने वर्कर्स कौन सी कास्ट से आते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज इंसिडेंस ऑफ डेथ्स। 2019 से लेकर 2023 के बीच में कितनी मृत्यु हुई है। तो कितनी हुई है इसमें दिया है 377 डेथ्स हुई हैं 2019 से लेकर 2023 के बीच में। फिर थर्ड पॉइंट है नमस्ते प्रोग्राम। नमस्ते प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2023 में, पिछले ही साल, और इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 2। अब आता है कि इसका एम क्या था, ये शुरू किस लिए किया गया था। तो हम देखते हैं कि लोग सीधा उसमें नीचे चले जाते हैं, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग या इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो चीज़ ना हो। तो पहले पॉइंट में ये दिया है टू मैकेनाइज द क्लीनिंग ऑफ दोज टैंक्स। सेकंड नंबर पर दिया है टू एलिमिनेट डेथ्स। जो भी मृत्यु हो जाती है इस हेजार्डस काम में, जितने वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें से कईयों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज टू एम्पावर देम बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू सैनिप्रेन्योर्स। सैनिप्रेन्योर्स मतलब सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर्स। तो उन्हें इस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना। एंड अगर ये सैनिप्रेन्योर्स वर्ड या इस पॉइंट को मेंस आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो इट विल गिव अ पॉजिटिव एंड अ गुड इम्पैक्ट। देन नेक्स्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इज टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड डिग्निटी बाय थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर देयर सेफ्टी, कि वो सेफ रहें और उनकी डिग्निटी भी मेंटेन रहे। तो वो कैसे पॉसिबल है? बाय प्रोवाइडिंग देम विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, टारगेट्स। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है कि इन सभी वर्कर्स के बारे में प्रोफाइल करना, प्रोफाइल या टू हैव द डेटा ऑफ ऑल ऑफ दोज वर्कर्स जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। एंड ये स्टेट वाइज नहीं, ये अक्रॉस इंडिया होना चाहिए एंड एक सेंट्रलाइज्ड डेटा होना चाहिए। ये पॉइंट इसमें आगे दिया हुआ है शायद। देन सेकेंड पॉइंट इज प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग, protective gear and mechanized equipments to eliminate manual hazardous cleaning. Again the same thing कि उन्हें सेफ्टी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रोटेक्टिव गेयर्स एंड मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए जो वो यूज़ कर सकें उधर। और इसकी वजह से फिर ये भी होगा कि उनकी डिग्निटी एंड सेफ्टी तो इंश्योर रहेगी, उसके साथ में डेथ्स हो जाती है वो भी एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट इज उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट और कैपिटल सब्सिडीज भी देनी चाहिए, सो दैट टू टर्न देम इनटू सेल्फ एम्प्लॉयड सैनिप्रेन्योर्स। फोर्थ पॉइंट इज एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए उन सभी का फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रैकिंग। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक डेटाबेस होगा, तो उससे क्या होगा, सरकार को आगे उनके लिए पॉलिसीज़, बेटर पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प मिलेगी। देन नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्रेस। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इतना ध्यान रखना है कि उनमें से अराउंड 38,000 वर्कर्स की प्रोफाइलिंग हो चुकी है और उनमें से कईयों को कैपिटल सब्सिडीज़ भी मिली हैं, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बस ये जो चीज़ें बताई हैं दे आर इनफ। देन कम्स चैलेंजेस एंड गैप्स। इसके अंदर इन दोनों पॉइंट्स में ये कहा है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर अभी प्रोफाइलिंग ही शुरू नहीं हुई है, जैसे कि छत्तीसगढ़, मेघालय और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि
कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो सेंट्रल लेवल पर इस चीज़ को नहीं करी, बट अपने स्टेट्स के अलग अलग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं उन्होंने, जैसे तमिलनाडु हो और उड़ीसा। तो यहाँ पर इनके अलग ही स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स चल रहे हैं अपने, तो ये सेंटर को रिपोर्ट नहीं करते हैं। देन सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स 2018 के डेटा के हिसाब से ये देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ देम, मोर देन मेजॉरिटी, आप देख सकते हैं 97.2% ऑफ दोज वर्कर्स बिलोंग्ड टू SC कम्युनिटी। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस, दिस पॉइंट विल बी गुड फॉर मेंस आंसर राइटिंग, कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में इको सैनिटेशन सॉल्यूशंस। तो इसमें कहा गया है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर ड्राई टॉयलेट्स बनाए गए हैं और इकोलॉजिकल सैनिटेशन सिस्टम्स भी ओपन किए गए हैं, जिन्हें इको सैन भी बोलते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर, उन एरियाज़ में जहाँ पर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में जिन एरियाज़ में सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उन्होंने ड्राई टॉयलेट्स और इको सैन्स ओपन कर दिए हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स की ज़रूरत होती है उधर उन चीज़ों को क्लीन करने के लिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो अगर इंडिया के अंदर भी ये चीज़ शुरू हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। देन नेक्स्ट थिंग इज़, कंक्लूजन के लिए ये पॉइंट है, अगर मेंस आंसर राइटिंग में इसको लिखते हैं, अगेन इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। This survey marks a significant step towards ending the hazardous practice of sewer cleaning and ensuring better opportunities and safety and dignity of those workers across India. तो ये जो points ऊपर हमने पढ़े हैं ना, उन्हीं में से इसको लिख दिया है. So it will be good for conclusion point. Then next is National Health Account Estimates. ये किसने रिलीज़ किया है? It has been released by Ministry of Health and Family Welfare. और ये निकाला किस लिए, कब का गया है? 2020-21 और 21-22 का. और इसके अंदर देखा क्या जाता है इस नेशनल हेल्थ अकाउंट में? कंट्रीज हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स के बारे में. देन इसकी समरी, की पॉइंट्स क्या, की फाइंडिंग्स क्या रही हैं. फर्स्ट पॉइंट है राइजिंग गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर. सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ गया है हेल्थ एक्सपेंडिचर में. तो हम ये भी देख सकते हैं कि इंडिया में अब बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ निकली हैं, तो उधर सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ गया है. फ्रॉम 1.13% 2014 में 1.13% था, अब 2021-22 में 1.84 हो गया है. तो इट हैज़ इंक्रीज्ड. देन सेकेंड पॉइंट इज डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. जो लोग अपने जेब से खर्चा करते थे वो कम हो गया है अब, क्योंकि सरकार ने खर्च करना ज़्यादा शुरू कर दिया है. तो जो लोग खुद की पॉकेट से पैसे लगाते थे वो कम हो गया है. देन थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट्स शेयर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर. इट हैज़ इंक्रीज्ड. 2014 में 29% था और 2021-22 में 48% हो गया है गवर्नमेंट का शेयर. तो इट्स अ बिग डिफरेंस. सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ग्रोथ वो भी बढ़ गया है फ्रॉम 5.7% 2014 में टू 8.7% 2021-22 में. टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर वो भी बढ़ गया है. इम्प्लीकेशंस ऑफ इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो इससे क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया है, ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से है, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं कि जो लोग अपने OOPE यहाँ लिखा है, इसका मतलब है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. जो लोग अपने जेब से खर्चा करते थे वो कम हो गया है. तो जब ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था लोगों को खुद की जेब से, तब फाइनेंशियल हार्डशिप्स होती थी, तो वो कम हो गया है. फाइनेंशियल हार्डशिप्स मतलब पैसे कम पड़ जाते थे, तो वो चीज़ अब कम हो गई है. स्ट्रेंथेंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. तो इंडिया के अंदर जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो स्ट्रेंथन हुई है, वो इम्प्रूव हुई है. कोविड-19 रिस्पॉन्स.
जब कोविड-19 आया तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने इस देश का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना शुरू किया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करना शुरू कर दिए, सो दैट आगे ऐसी कोई दिक्कत ना आए। देन 8th पॉइंट इज NHA फ्रेमवर्क। जो NHA है, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स है, इट इट अलाइंस विद इंटरनेशनल लेवल्स ऑल्सो, और इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन्स, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स पर हम इसको अब कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर क्या हाल है और ग्लोबल लेवल पर क्या हाल है, एंड इम्प्रूविंग हेल्थ केयर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। सो दीज आर द पॉइंट्स जो लिखेंगे तो इट विल गिव अगेन अ गुड इम्पैक्ट इन मेन्स आंसर राइटिंग। देन 6th is pandemic preparedness and emergency response framework. It is not important. इधर से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट होगा तो आगे भी आर्टिकल्स इसके लिए आ जाएंगे, बट अभी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज मिडल ईस्ट टेंशन, जो इज़राइल एंड ईरान का चल रहा है ना, उसके बारे में है ये। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि वहाँ पर रीजनल इंस्टेबिलिटी हो गई है, राइजिंग टेंशन्स इन द मिडल ईस्ट। वही बताया है कि 2024 में अब जो ईरान और इज़राइल के अटैक्स चल रहे हैं उसके बारे में है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ द मिडल ईस्ट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए मिडल ईस्ट क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट पॉइंट है कि एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया मिडल ईस्ट से 80% ऑफ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, इसलिए ज़रूरी है। तो अगर वहाँ पर रीजनल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, वहाँ पर ज़्यादा अटैक्स और बढ़ जाएंगे ना, तो वहाँ से जो सप्लाई होके 80% ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया में आता है ना, वो उसकी सप्लाई या तो धीरे हो जाएगी या धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाएगी। तो उससे क्या होगा, इंडिया के अंदर इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर इसकी सप्लाई कम हो जाएगी इंडिया के अंदर तो स्कार्सिटी आ जाएगी क्रूड ऑयल की इंडिया में, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल के एंड रिलेटेड चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इंडिया के लिए इसलिए वहाँ पर स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, ताकि क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करता है उसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर दिक्कत आई तो उसके प्राइसेस इंडिया में बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल इतना होगा नहीं, उससे रिलेटेड चीज़ें इतनी होंगी नहीं इंडिया में, लेकिन डिमांड तो रहेगी, तो प्राइसेस बढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट इज डायस्पोरा कंसर्न्स। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में अराउंड 9 मिलियन इंडियंस रहते हैं और वहाँ काम करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए वहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू रेमिटेंसेस। वहाँ से वो लोग पैसे इंडिया भेजते हैं, उसे रेमिटेंसेस कहते हैं, अब्रॉड से इंडिया में जो पैसे आते हैं, तो उसमें दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर उन इंडियंस को दिक्कत आएगी, वो लोग वापस इंडिया आ जाएंगे या उनकी जॉब्स चली जाएंगी, तो फिर वहाँ से जो रेमिटेंसेस आते हैं वो, और प्लस उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरा पॉइंट ये, दोनों ही प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो वहाँ पर इसलिए उनकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया के वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर इंडिया ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि चाबहार पोर्ट और IMEEC, जिसकी फुल फॉर्म है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वहाँ पर उनमें प्रॉब्लम ना आए, तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के लिए, काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ है इंडिया ने वहाँ पर, तो उसको वहाँ पर वो ठीक रहे, वहाँ पर प्रॉब्लम्स ना आए। फोर्थ पॉइंट इज़ टेररिज्म। इंडिया जो है वहाँ की कई कंट्रीज़ के साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करता है, तो वो चीज़ की वजह से collaborative efforts between India and Middle Eastern nations in counter-terrorism and intelligence sharing are essential for regional stability. वहाँ पर अगर रीजनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उनमें प्रॉब्लम आएगी। ये इसमें मैप नीचे दिया हुआ है। UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मैपिंग वाले एरिया में मिडिल ईस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है, तो अब तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रेड सी किधर है, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कहाँ हैं, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटरेनियन सी वगैरह, या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि
इसराइल के पास में मेडिटेरेनियन सी है, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ अदर स्टेक होल्डर्स इन द रीजन. ऑफकोर्स USA वहाँ पे हेल्प कर रहा है, टर्की है वहाँ पर, सऊदी अरेबिया एंड UAE, कतर और भी कंट्रीज़ हैं. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमें ये पता होना चाहिए वहाँ पर और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. चैलेंजेस, इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट वी कैन ओनली रीड इट. लाइक ज़रूरी नहीं है बट एक बार ही रीड कर सकते हैं. जैसे इसमें पॉइंट दिया है पहला, एनर्जी सप्लाई डिसरप्शंस. जैसे कि मैंने बताया कि 80% ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया वहाँ से इंपोर्ट करता है, तो वो डिसरप्ट हो जाएगा अगर रीजनल इनस्टेबिलिटी होती है या लड़ाई और बढ़ती है तो. सेकेंड पॉइंट है रीजनल वोलेटिलिटी. द स्प्रेड ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट कुड ड्रॉ इन अदर एक्टर्स लाइक हिजबुल्ला, सीरिया, इराक, और भी जो कंट्रीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी अगर ये और बढ़ता है तो. थर्ड पॉइंट इज बैलेंसिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस. इसराइल हो या ईरान हो, इंडिया के दोनों के साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो इंडिया को वो चीज़ बैलेंस करके चलनी चाहिए, या ऐसे चलना पड़ेगा बैलेंस करके. इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अगेन द सेम थिंग कि वहाँ पर जो चाबहार पोर्ट है एंड IMEEC प्रोजेक्ट है, वहाँ पर उस चीज़ की सेफ्टी इंश्योर करना. वहाँ पर उसके लिए रीजनल इंस्टेबिलिटी अगर ग्रो होती है तो दिक्कत आ जाएगी, तो रीजनल स्टेबिलिटी वहाँ ज़रूरी है बिकॉज इंडिया के वहाँ पर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं. देन वे अहेड फॉर इंडिया, वे फॉरवर्ड क्या है इसका, कि आगे क्या करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज़ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट. इंडिया जो है ईरान और इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस है उसको बैलेंस करके रखना चाहिए, और जो एडवोकेट करना चाहिए, लाइक उसको बीच में रहना चाहिए, दोनों की बातचीत करवानी चाहिए फॉर पीस, की शांति लाओ, इस वॉर को ख़त्म करो. तो उस चीज़ में इंडिया को इनिशिएट करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग एनर्जी टाइज. डाइवर्सिफाइंग एनर्जी सोर्सेज टू मिटिगेट रिस्क इन टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल. इंडिया को, क्योंकि इंडिया 80% ऑफ क्रूड ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया को सिर्फ अब उधर ही फोकस नहीं करना चाहिए. और भी कंट्रीज़ हैं जैसे वेनेजुएला, USA एंड और भी कई कंट्रीज़ है, रशिया हो गया, जहाँ से ये सब चीज़ें एंड रिलेटेड थिंग्स इंडिया इंपोर्ट कर सकता है. तो सिर्फ एक ही जगह पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए अब इंडिया को, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि आगे ये कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा या क्या रहेगा. थर्ड पॉइंट इज़ डायस्पोरा सेफ्टी. इंडिया को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वहाँ पर जो इंडियंस 9 मिलियन इंडियंस जो वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. अगर साथ में ये होता है कि आगे हम देखें कि अगर ये बढ़ रहा है, ये कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो इंडिया को वहाँ से उन्हें इवैक्यूएट करने के भी प्लान्स बनाने चाहिए. देन फोर्थ पॉइंट इज मेंटेनिंग बैलेंस. India's non-alignment policy should be maintained to ensure it can mediate where necessary without alienating key stakeholders. इंडिया का हमेशा से ये रहा है कि इंडिया ने कभी किसी की तरफ पूरी तरह से झुकाव नहीं दिखाया है. ईरान है, उसके साथ रिलेशंस अच्छे हैं. इसराइल है, उसके साथ रिलेशंस अच्छे हैं. USA है, उसके साथ रिलेशंस अच्छे हैं. रशिया है, उसके साथ रिलेशंस अच्छे हैं. सभी देशों के साथ, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस इंडिया के अच्छे हैं. तो इंडिया की एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रही है. 100% वो किसी की तरफ अलाइन नहीं रहे. तो जहाँ जो चीज़ सही है, इंडिया ने उस देश की उधर हेल्प की है, उधर इंडिया उस कंट्री की तरफ अलाइन हुआ है. जहाँ गलत है तो नहीं हुआ है. तो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है वो हमेशा से अच्छी रही है, आगे भी इसको मेंटेन रखना चाहिए. देन GS2 के टॉपिक्स जो है मेंस आंसर राइटिंग के, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम्स के जो हैं वो आगे आएंगे, तो वी कैन यूज़ दीज पॉइंट्स इन दीज पॉइंट्स इन मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो. एंड अगर इधर से कुछ प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो वी कैन हैंडल देम. GS3, इसके हम आगे टॉपिक्स करते हैं. पहला है PLFS रिपोर्ट 2023-24. PLFS रिपोर्ट, PLFS की फुल फॉर्म क्या है? इट्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और इसे रिलीज़ किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने.
और इस रिपोर्ट के अंदर क्या देखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया के बारे में देखा जाता है। इसके कुछ की डेटा पॉइंट्स हैं। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 2017-18 से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, 2023-24 में, सॉरी 2017-18 से नहीं, 2022-23 से। तो 22-23 में 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और अभी भी उतना ही है। तो पिछले साल से 2022-23 से वो चेंज नहीं हुआ है, इट हैज़ बीन अनचेंज्ड। नेक्स्ट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये बढ़ गया है, इट हैज़ इंक्रीज टू 60.1%। एंड जो रूरल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा बढ़ा है इन कंपैरिजन विद अर्बन। एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR का मतलब क्या होता है, ये है क्या चीज़? इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि या तो काम कर रही है या काम ढूंढ रही है या काम करने के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इट इज़ मोर देन 50% नाउ, 58.2% है। एंड जैसा कि इंडिया में ट्रेडिशनली जनरली देखा ही जाता है कि मेल्स की परसेंटेज इसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, तो यहाँ भी वही है। एंड यहाँ पर परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू लर्न सो मच ऑफ दीज परसेंटेजेस। तो अगर थोड़ा बहुत भी याद रहे कि मेल्स की ज़्यादा है एंड मोर देन 50% WPR है, तो इट विल बी इनफ। अनएम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है टू 3.2% फ्रॉम 2.9%। जो फीमेल्स की बेरोजगारी है वो थोड़ी बढ़ गई है फ्रॉम 2.9% टू 3.2%। एंड मेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्लाइटली कम हो गई है टू 3.2% फ्रॉम 3.3%। यहाँ पर सिर्फ स्लाइटली इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है, मतलब इसमें लिखा है क्योंकि सिर्फ 0.1% का गैप है, तो थोड़ा सा ही हुआ है चेंज। तो मेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मेल्स की जो आदमी बेरोज़गार हैं वो कम हो गए हैं, मतलब उन्हें नौकरी मिली है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बन रूरल डाइवर्जेंस। इस पॉइंट के अंदर बताया है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्लाइटली बढ़ गई है। गांव के अंदर बेरोजगारी 0.1% के गैप से बढ़ गई है पहले से, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो शहरों के अंदर बेरोजगारी है वो कम हो गई है फ्रॉम 5.4% टू 5.1%, 0.3% का गैप है। मतलब 0.3% पिछले साल से 2022-23 से कम हो गई है। नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर जो लोग खुद का काम खोल लेते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं इंडिविजुअल्स, वो बढ़ गए हैं फ्रॉम 57.3% टू 58.4%। इधर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ दिया है पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉजिटिव्स देखेंगे। पॉजिटिव्स में सबसे पहला पॉइंट है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया है। मतलब LFPR की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी, क्या होता है ये फिर से बताती हूँ। इट मीन्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज ईदर वर्किंग और सीकिंग वर्क और इज अवेलेबल टू डू वर्क। देन सेकेंड पॉइंट इज इंडिया के अंदर जो जॉब क्वालिटी है वो अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से जो सैलरीड वर्कर्स हैं वो उनकी परसेंटेज बढ़ गई है। तो बेसिकली इस पॉइंट में ये है कि जॉब क्वालिटी अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। थर्ड पॉइंट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वो भी बढ़ गई है टू 58.2%। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो कम हो गया है, मतलब जो शहरों के अंदर बेरोजगारी थी वो कम हो गई है। अब शहरों में एम्प्लॉयमेंट, शहर के जो लोग हैं उन्हें वो नौकरी कर रहे हैं। राइजिंग पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स पोस्ट पैंडेमिक जब कोविड-19 आया था उसके बाद से लोग ज़्यादा काम करने लग गए हैं। देन नाउ वी कम टू नेगेटिव्स।
फर्स्ट पॉइंट है कि स्टेगनेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 3.2%। 2022-23 में भी 3.2% था, 2023-24 में भी 3.2%, इट हैज़ अनचेंज्ड। तो वो स्टेगनेंट है, सेम है। तो दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट। हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 10.2% की अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ की। जो इंडिया के अंदर यूथ है वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है एट 10.2%। इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मच ऑफ इट इज़ इनफॉर्मल और अनपेड वर्क। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बढ़ तो गए हैं, लेकिन वो सबसे या तो नॉन पेड वर्क में काम कर रहे हैं या फिर इनफॉर्मल जॉब्स में हैं। नेक्स्ट इज जेंडर डिस्पैरिटी। कैसे? क्योंकि फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, औरतों की जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई है। फ्रॉम 2.9% 2022-23 में था टू 3.2% 23-24 में 3.2% हो गया है। चैलेंजेस इन क्रिएटिंग फॉर्मल जॉब्स, पुशिंग पीपल इनटू इनफॉर्मल रोल्स। इंडिया के अंदर अभी ये देखा जा रहा है कि जो फॉर्मल जॉब्स हैं वो थोड़ी कम हैं, तो लोगों को वो कम मिल रही हैं, तो लोग ज़्यादा इनफॉर्मल जॉब्स में जा रहे हैं। वे अहेड, फर्स्ट पॉइंट है सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन। इसमें है कि इंडिया को इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी जैसी फील्ड्स में, टेक इनोवेशन जैसी फील्ड्स में, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी ना तो जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी और हायर वेज जॉब्स मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग एमएसएमईज। उन्हें जो एमएसएमईज हैं उन्हें ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए सरकार को अब, और जो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देना चाहिए, सो दैट वहाँ से फिर क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगी। थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन सेंट्रिक टेक एडेप्टेशन। इसमें दिया है कि जहाँ पर जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, वहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री अलाइंड स्किलिंग, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, ग्रीन जॉब्स, कई सारी ऐसी स्किल्स हैं जो लोगों को अब लेनी चाहिए, बिकॉज उससे अब इनकी डिमांड अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होगा, इफ़ यू विल बी ट्रेंड इन दीज थिंग्स तो आपको ईजिली जॉब्स मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजिंग हाई पोटेंशियल सर्विसेज लाइक लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स, बिजनेस, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। कंक्लूजन, अगेन गुड फॉर मेंस आंसर राइटिंग। इसके अंदर कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दिए हैं, कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ये वाले। इधर से 2 पॉइंट्स पॉजिटिव के, 2 पॉइंट्स नेगेटिव के लिखने के बाद वी कैन राइट कि जो ये रिपोर्ट है PLFS सर्वे जो है 2023-24 का, इट प्रेजेंट्स अ मिक्स्ड पिक्चर, क्योंकि इधर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों हैं। एंड देन जो वे अहेड में 5 पॉइंट्स हैं उनमें से 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि किन किन जगहों पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, MSMEs को प्रमोट करना चाहिए और स्किल्स हमें सीखनी चाहिए। ये सब पॉइंट्स लिखने के बाद वी कैन राइट कि इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी फ्यूचर में। तो अगर ऐसा हम कोई पॉइंट लिखते हैं कंक्लूजन में तो ये अच्छा है। देन कम्स सेबी रूल्स टू कर्ब F&O. It is not important, it is from financial economics area. It is not important, but यहाँ पर बस ये देखना कि F&O का क्या मतलब है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बाकी ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंडियाज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इसके अंदर जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो आई हैव मार्क्ड इट एज क्रॉस। समरी ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 2016 से लेकर 2023 तक, इसमें सबसे पहला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। इंडिया के अंदर 36% से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर जॉबलेस ग्रोथ हुई है या हो रही है, इट चैलेंजेस दिस एंड इट शोज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन GDP ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया की GDP ग्रो हो रही है ना, होती है, तो उसकी वजह से फिर
जॉब्स भी क्रिएट होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशो, वो भी बढ़ गया है, reflecting a 26% rise in employment from 2017 to 2023. Then consumption driven growth. इंडिया के अंदर जो है देखा गया है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ी है. डोमेस्टिक कंजम्पशन कब बढ़ेगी? जब मेरे पास जॉब होगी, जॉब होगी, मुझे सैलरी मिलेगी, मेरे पास पैसे होंगे, तभी मैं किसी चीज़ के लिए डिमांड कर पाऊंगी, बिकॉज आई हैव मनी टू बाय दैट थिंग. तो वो क्या होगी मेरी, मैं कंजम्पशन के लिए उसको डिमांड कर रही हूँ, एंड दैट विल बी माई इकोनॉमिक डिमांड, और वी कैन से डोमेस्टिक डिमांड होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर ही हूँ और इंडिया में ही डिमांड कर रही हूँ. सपोज आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई हैव मनी टू बाय अ सर्टेन कार, तो वो मैं इंडिया से ही खरीद रही हूँ ना, तो दैट विल बी डोमेस्टिक डिमांड. तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए मैं डिमांड कर रही हूँ. सो मेरे पास पैसे हैं उस चीज़ के लिए. तो एट लास्ट वी कैन से कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए डिमांड्स बहुत बड़ी हैं. और वो कब पॉसिबल हुआ है? जब जॉब्स क्रिएट हुई हैं, लोगों को जॉब्स मिली हैं. देन एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी. Between 2017 to 23, 1% GDP increase led to a 1.11% rise in employment, indicating strong job creation relative to economic growth. Economic growth हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, खैर इसमें ये दिया भी हुआ है, 1% GDP बढ़ी है, इकोनॉमी ग्रो हुई है, मतलब उसकी वजह से 1.11% एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है. मतलब जितनी GDP बढ़ी है उससे थोड़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है. दैट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग जॉब क्रिएशन. देन सेक्टरल जॉब क्रिएशन, इसके अंदर लेबर कैपिटल रेशो के बारे में बात की गई है. सो हियर वी विल लुक एट दिस कि लेबर कैपिटल रेशो होती क्या है. अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर ये लेबर कैपिटल रेशो जो है वो हाई है, दैट मीन्स इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लेबर इज मोर इंटेंसिव देन कैपिटल. द प्रोसेस इज मोर लेबर इंटेंसिव देन कैपिटल इंटेंसिव. यहाँ मैंने ये लिखा है, जब हम कहते हैं हाई लेबर कैपिटल रेशो, तो जो मैंने पहले बोला है लेबर, वो न्यूमरेटर में आएगा, जो बाद में बोला है वो डिनोमिनेटर में आएगा. इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इट्स जस्ट अ ट्रिक टू लर्न दिस. तो मैंने कहा हाई लेबर कैपिटल रेशो, तो लेबर न्यूमरेटर में, कैपिटल डिनोमिनेटर में. हाई है ये, तो दैट मीन्स जो लेबर है न्यूमरेटर में जो चीज़ दी गई है दैट इज मोर इंटेंसिव. अगर मैं कहूँ लो लेबर कैपिटल रेशो है, तो लेबर न्यूमरेटर में आएगा, क्योंकि मैंने पहले लेबर कहा है. तो लो है, तो जो भी चीज़ न्यूमरेटर में होगी, यहाँ लेबर है, तो वो लेस इंटेंसिव होगी. मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है दैट विल बी लेस लेबर इंटेंसिव. अब हम इसमें आगे देखते हैं सेक्टर स्पेसिफिक इंसाइट्स. इसमें सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव्ड लेबर मार्केट. लेबर मार्केट इम्प्रूव हुई है. सेक्टरल शिफ्ट, 45% पॉपुलेशन जो है, वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, लेकिन वहाँ से लोग उस चीज़ को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं. सो देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम वन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, टू अदर सेक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूथ एम्प्लॉयमेंट. यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गई है. 2017-18 में अगर हम देखें तो इट वाज 17.8%. नाउ इट इज़ 10% इन 2022-23 में. फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट. देन वेज ग्रोथ, इसमें ये लिखा है कि जो रूरल वेजेस हैं they have grown more than urban wages. Rural wages grew at 6.9%. दिवाली चली गई है लेकिन पटाखे अभी भी बंद नहीं हो रहे हैं. खैर,
रूरल वेजेस हैव ग्रोन एट 6.9% अगर हम उसे अर्बन वेजेस से कंपेयर करें तो, क्योंकि अर्बन वेजेस ग्रू एट 6.1%. Economic growth. Real GDP grew by 8.2% in 2023 से 24. इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. एंड अगर ये देखा जाए कि कौन सा ज़्यादा सही रहता है, दैट इज़ रियल जीडीपी. तो ये दो तरीके होते हैं. दीज आर द मेजर्स, दीज आर द वेज टू कैलकुलेट और मेजर द कंट्रीज ग्रोथ, जीडीपी. तो वो भी रियल जीडीपी जो है, इट हैज़ ग्रोन बाय 8.2%. कंक्लूजन अगेन इट इज़ गुड फॉर मेंस आंसर राइटिंग. इसमें है कि इंडिया की जो जॉब मार्केट है वो इम्प्रूव हो गई है, वो स्ट्रेंथन हो गई है. यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी आई हैं, जो सरकार ने स्किलिंग इनिशिएटिव्स शुरू करे वो भी काफ़ी अच्छे हैं. और अगर आगे और एजुकेशन और हेल्थ केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की जाए तो वो अच्छा है, अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए. देन इज़ नॉन बासमती राइस. इसको हम अगले वीडियो में करते हैं, बिकॉज़ फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. थैंक यू.